वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। हमारी आज की जो कहानी है ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका नाम नीली था। नीली की कहानी कैसे शुरू होती है, इसका क्लाइमैक्स कैसे आता है, इसमें पुलिस का क्या किरदार है और इसमें अदालतों और मुख्तलिफ महकमों ने क्या किरदार अदा किया, वो सारा कुछ आपको हम बताएंगे। सर्दियों का दिन है और उस वक़्त धुंध छाई हुई है। सुबह 9-10 बजे के करीब टाइम है और लाहौर के एक पोश इलाके के पास जो वाकया गंदा नाला है, वहां से दो दोस्त जो है ना वो साइकिल पर जा रहे थे। वो मजदूरी करने के लिए जा रहे थे तो एकदम एक दोस्त जो है ना वो एक जगह जाके रुक जाता है। तो वो अपने दोस्त को कहता है, वो बशीर इधर तो आ यार। तो वो वापस आता है, कहता क्या हुआ है? कहता यार मैं ये जो नाले के पास से गुजरा हूं ना तो मुझे कुछ अजीब सी चीज नजर आई है। वो भी रुक जाता है, कहता क्या चीज है? वो थोड़ा सा आगे होकर देखते हैं क्योंकि धुंध होती है, अभी सूरज निकल रहा होता है। तो धुंध में वो देखते हैं कि एक बोरी पड़ी होती है। वो और करीब होते हैं तो उस बोरी में से एक निस्वानी हाथ बाहर निकला होता है। उस हाथ को देख के वो खौफजदा हो जाते हैं। वो तेजी से नाले के जो नीचे जा रहे होते हैं ना, तेजी से वापस आते हैं। बाहर आके वो शोर मचा देते हैं, कहते हैं कि बोरी में एक लाश मौजूद है और ये लाश किसी खातून की है। इतना सुनना था कि इर्द गिर्द की और जो ट्रैफिक पे लोग जा रहे थे वो भी रुक गए। किसी ने 15 पे कॉल कर दी, पुलिस आ गई और वहां जो है ना SHO थाने का वो भी आ गया। उसने 2 कांस्टेबल को नीचे भेजा कि नाले के नीचे जाएं और वो देखा कि नाले का पानी थोड़ा दूर है, वो जो साइड पे कीचड़ सा होता है ना वहां एक बोरी पड़ी हुई थी। तो वो 2 कांस्टेबल गए नीचे और वो बोरी उठाकर बाहर ले आए। जैसे उन्होंने बोरी थोड़ी सी खोली तो बोरी में से एक लड़की जो है ना वो बरामद हुई। और लड़की कैसी थी? वो एक खूबसूरत लड़की थी, 26-27 साल उसकी उम्र। और उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल मॉडर्न, और उसने मेकअप भी किया हुआ था, धुंधे भी पहने हुए, और उसने पूरी तरह तैयार थी। अब इस लड़की की जो लाश है इसके हवाले से पुलिस ने फौरी तौर पे जरूरी कार्रवाई की, उसकी तस्वीर बनाई। हमें भी पता चला, हम भी पहुंच गए। लेकिन लाश को देख के कुछ थोड़ा सा मैं भी ठटका कि ये कुछ खास चीज है इस लड़की की डेड बॉडी को देखे। और डेड बॉडी इतनी पुरानी नहीं नजर आ रही थी क्योंकि सर्दियों के दिन थे, इस वजह से डेड बॉडी खराब भी नहीं हुई। तो पुलिस वाले उसको ले गए, हमने भी तस्वीर हासिल कर ली उसकी। तो उसके बाद जो सस्पेंस था ना वो ये था कि उस लड़की ने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, नीली उसने जीन्स की पैंट पहनी हुई थी, और उसके साथ उसने नीले बुंदे पहने हुए थे, और जो उसके नाखून थे उनके ऊपर उसने नीली नेल पॉलिश लगाई हुई थी। तो नीले रंग का कंट्रास्ट इतना ज्यादा था कि हमें थोड़ा सा हैरानगी हुई कि इतना ज्यादा नीले रंग से मोहब्बत किसी लड़की को कैसे हो सकती है। तो उसके बाद केस पुलिस ने जो है ना वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद हमने वो एक मामूली सी जैसे छोटी सी खबर होती है कि लड़की की लाश मिली, जैसे रूटीन में चलती है। लेकिन 4-5 दिन जब गुजरे तो मुझे फिर से हुआ कि पता तो करूं। तो उस इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया मैंने कहा उसका क्या बना है? कहते अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमने इर्द गिर्द के जो थाने हैं ना वहाँ इसकी इतला पहुँचा दी है और उसकी जो डेड बॉडी उसके हवाले से जरूरी कार्रवाई भी की है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये उन दिनों का वाक़या है जब मैं रोज़नामा जंग में क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन पेज का इंचार्ज होता था। उन दिनों में ये जो आजकल का बायोमेट्रिक ये सिस्टम वगैरह नहीं था। पुलिस जो है ना जब भी कोई इस तरह की लावारिस लाश मिलती थी तो एक इश्तिहार होता था अखबारात में, इश्तिहार शोरो होगा, वो दे के अखबार में तो पुलिस भूल जाती थी कि अब अगर कोई वायरस है तो खुद आए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक हफ्ता भी गुजरा नहीं था तो इन्होंने एक दूसरे थाने में जिन थानों में ये लड़की की तस्वीर भेजी हुई थी उनमें से एक थाने के इंस्पेक्टर ने इस इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि हमारे थाने में एक रिपोर्ट दर्ज है कि एक लड़की जो है ना नौजवान वो घर से गई है और उसके बाद घर वापस नहीं आई, तो क्यों ना हम दोनों का रिकॉर्ड आपस में मैच करें। जब उन्होंने किया और उस लड़की की बहन को बुलाया, उसको तस्वीर दिखाई, तो वो रोना शुरू हो गई और ये सारा मामला खुल गया कि वो उस लड़की की बहन है। अच्छा, इतना वाकया हुआ तो उस इंस्पेक्टर साहब ने अगले दिन मुझे कहा कि भट्ट साहब आपके मतलब का केस आ गया है, वो जो लड़की जिसका आप पूछ रहे थे ना उस लड़की के कातिल का भी पता चल गया है और हमने मुलजम को भी पकड़ लिया है।
और अगर आपने इसका इंटरव्यू करना है तो आ जाए। मैंने अपना वो कैमरा पकड़ा और मैंने कहा मैं इसका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे पेश किया कि ये हमारे स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं और ये जो है ना इस तरह के केस की स्टडी कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद से आए हैं और ये स्टडी कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के कत्ल है लड़कियों के कैसे हो जाते हैं। ये उस सारे मामला की छानबीन करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। वो बाद में मुझे पता चला कि उस लड़की की बहन ने कहा था कि हमने मीडिया पे बिल्कुल खबर नहीं देनी, हमने इसके हवाले से मजीद कोई कार्रवाई भी नहीं करनी और हमने जो है ना इस हवाले से अपना मामला जो है ना खामोशी से रखना है। तो इस वजह से उन्होंने ये नहीं बताया कि ये साफ़ी हैं। और मैंने उनका जब इंटरव्यू शुरू किया तो उसकी बहन जो थी उसने बुर्का पहना हुआ था और मुझे जब एक कमरे में मुझे इंटरव्यू देने के लिए वो आई जहाँ मुझे उन्होंने एज ए इंस्पेक्टर बिठाया था, तो उस लड़की ने बुर्का उतारा, नीचे उसने भी मॉडर्न किस्म के कपड़े पहने हुए थे और लेटेस्ट स्टाइल के उसके बाल कटे हुए थे। तो मुझे पता चला कि ये कत्ल होने वाली लड़की की छोटी बहन है। मैंने उनको बिठाया, उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया। उसके साथ एक लड़का था जिसको वो जिमी जिमी कह रही थी। उसको मैंने पूछा तो वो कहता है कि सर मैं आपसे बड़ा मुतासर हुआ। मैंने कहा क्या वजह? कहते हम तो मैं जर्मनी से आया हूँ, तो जर्मनी में तो बड़ा लेटेस्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी इतना एडवांस माहौल हो गया कि पाकिस्तानी पुलिस जो है वो सादा कपड़ों में स्पेशल ब्रांच वाले भी आते हैं, वो इस तरीके से इसका यानी सारे केस को स्टडी किया जाता है। मैंने उसको बिठाया, उससे भी इंटरव्यू किया और जब ये दोनों से मैंने इंटरव्यू किया उसके बाद मैंने मुलजम से भी इंटरव्यू किया। तो ये सारा इंटरव्यू जब कंप्लीट हुआ तो एक बड़ी ही हैरानकुन स्टोरी सामने आई। मेरा ख्याल है ये स्टोरी मैं आपको उनकी ज़बानी सुनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो लड़की थी जिसका कत्ल हुआ था ना, जो जिसको नीले लिबास से और नीले रंग से बड़ी मोहब्बत थी, इसका नाम भी नीली था और ये 3 बहनें थी जो पाकिस्तान में रहती थी। और उसकी बहन ने मुझे बताया कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से अमेरिका जाने के लिए एक लॉटरी सिस्टम का इजरा हुआ था कि जिसका नाम निकलेगा उनके घर पूरी फैमिली को अमेरिका का जो है ना वो वीज़ा दे दिया जाए। इनके वालिद के नाम से वो निकल आया। जब वालिद साहब जाने लगे अमेरिका तो उसने कहा कि मेरी बच्चियां जवान हो रही हैं, बड़ी बेटी जवान है, तो मैं अगर बेटियों को अमेरिका ले गया तो वहाँ जाके इनकी यानी वो अखलाकियात पे असर पड़ेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि तीनों बेटियों को यहाँ छोड़ देता हूँ दादा और दादी के पास, और एक जो मेरा बेटा है उसको लेके मैं अमेरिका चले जाता हूँ। अब वालदैन ने सोचा तो बहुत बड़े लेवल का कि हम अपनी बच्चियों के जो है अखलाकियात खराब ना होने दें, इनको अमेरिका के माहौल में ना लेके जाएं, इनको पाकिस्तान के जिसको वो समझते एक मुकद्दस माहौल है यहाँ छोड़ के जाए। वो छोड़ के चले गए, दादा दादी यहाँ रह गए। अभी उनको गए 1 साल भी नहीं बीता था, इन लड़कियों ने देखा कि इनके एक दिन दादा की तबीयत खराब हुई और वो हार्ट अटैक हुआ, वो फोत हो गए। जब दादा फोत हो गया पीछे दादी रह गई। वालदैन का भी वहाँ मामला जो चल रहे थे वो भी ना आ सके, तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ अरसे बाद आएंगे। तो दादा को दफना दिया गया। जब दफना दिया गया तो अब दादी घर में अकेली रह गई और दादी की नज़र जो थी वो थोड़ी ख़राब थी। तो ये तीनों बहनों ने सोचा कि अब तो हमें किसी ने चेक ही नहीं करना। इन्होंने गाड़ी, इनको गाड़ी इनके पास मौजूद थी, पोश इलाके में रहती थी। इन तीनों बहनों ने गाड़ी पे निकलना, तो फोर्टे स्टेडियम के पास एक बड़ी मारूफ बेकरी है, वहाँ इकट्ठे होना। वहाँ इन्होंने ये सिलसिला बनाया था कि जो दोनों छोटी बहनें थी ना वो बड़ी यानी जिनको समझे कि थोड़ी तेज तरार हो गई थी, उन्होंने अपने 2 बॉयफ्रेंड बना लिए और वो जो दोनों बॉयफ्रेंड हैं उनके साथ गाड़ियों में अलग अलग बैठना। और ये इन्होंने एक नाम रखा था फन ड्राइव का। तो ये फन ड्राइव पे निकल जाती थी। और ये कहती है जो छोटी बहन थी इसने खुद मुझे बताया कि फन ड्राइव में हमने ये असूल बनाए थे कि हमने सिर्फ ड्राइविंग करनी है, दोस्तों से गिफ्ट लेने हैं, उनके साथ होटल में खाना खाना है, लेकिन किसी के साथ किसी होटल में नाइट नहीं गुजारनी। कि ये इन्होंने खुद साख्ता असूल बनाए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जब 2 बहनें हर दफा चली जाती है, ये जो नीली थी बड़ी बहन ये मना नहीं करती थी, ये भी इंजॉय करती थी, लेकिन ये गाड़ी में या उस बेकरी के पास बैठ जाती थी। जब वो वापस आती थी तीनों इकट्ठी आ जाती। एक रोज क्या हुआ कि वो जो 2 लड़के आए ना उनके साथ एक तीसरा दोस्त भी आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बहन है नीली, इसके साथ ना हम इसकी फ्रेंडशिप करा देते। वो एक लड़का था जिसका नाम था यासर, उससे उसकी फ्रेंडशिप करवा दी। अब ये यासर इसको लेके जा रहा है और दूसरे 2 लड़के दोनों बहनों को लेके जा रहे हैं। अब ये फन ड्राइव हो रही है,
रोजाना की सतह पे हो रही है। एक वक्त आया कि वो जो यासर है उसने कहा कि मैं 9 बहनों का इकलौता भाई हूं, तो अब मैंने तुमसे शादी करनी है। तो ये मान नहीं रही थी, तो नीली ना मानी। तो कुछ अर्सा तक ना ये वैसे फंड ड्राइव करते रहे, और एक वक्त आया कि इनके दरमियान कोई ऐसा काम हो गया कि जिसकी वजह से नीली ने खुद कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो अब इन्होंने अपने वालिदैन को भी नहीं बताया हुआ था कि पीछे ये किस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। इन्होंने क्या किया कि वो जो यासिर है उसको कहा कि तुम अपने वालिदैन, अपनी वालदा को और घर वालों को हमारे घर भेजो। वो यासर जो है वो अपने घर गया, उसने अपनी 2 बहनों को और वालदा को इनके घर भेजा। वो आके देख के गई, तो शाम को उन्होंने जब यासर को बताया तो उन्होंने कहा हमने तो इस लड़की से शादी नहीं तुम्हारी करनी। उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए नहीं करनी कि ये जो लड़कियां, इनके महल्लेदारों ने बताया कि ये तो बड़ी आवारा गर्द हैं और ये जीन्स पहनती हैं और निकल जाती हैं, रातों को लेट नाइट आती हैं, और इनके बॉयफ्रेंड भी इनको छोड़ने आते हैं। तो मेरी वालदा, उस यासर की वालदा और जो दोनों बहनें, उन्होंने इनकार कर दिया। तो यासर ने कहा अगर आपने मेरी शादी ना की तो मैं कहीं भी नहीं शादी करूंगा। वो चला गया घर छोड़ के, और उसके थोड़े दिन के बाद ही उसने जाके उस नीली से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज कर ली तो उसकी वालदा जो थी उसने कहा मेरी 9 बेटियों का एक ही भाई है, तो मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकती। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे को कहा तू वापस आ जा। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि यासर जो है ना, इसके जो वालिद थे ना, वो कई अरब ममालिक में रह चुके थे, उनके पास काफ़ी दौलत थी, आड़त का काम करते थे। उनके जो मंडी है लाहौर की, वहाँ उनका एक प्लाजा था, वहाँ उन्होंने एक फ्लैट भी बनाया हुआ था। ये जो है ना, थोड़े दिन तक ये जो नीली है अपने उसके वालिदैन के साथ रही। उसके बाद उसने कहा मैं बोर हो जाती हूँ इनके साथ, मुझे अलहदा घर लेके दो। तो फिर उसने अपना घर बचाने के लिए यासर ने इसको फ्लैट शिफ्ट कर दिया। जब ये शिफ्ट हो गई ना, तो 7-8 माह इन दोनों के बड़े हंसी खुशी गुजरे। लेकिन उसके बाद इनके घर एक बेटी पैदा हुई। अभी वो बेटी 2 माह की थी कि इस लड़की नीली ने ना दोबारा से बोरिंग बोरिंग के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी बहनों के पास जाना शुरू कर दिया। इसके क्योंकि शोहर को पता था यासिर को कि ये तो वहां फंड रहे, पहले भी करती रही है, तुम अपनी दादी के घर ना जाया करो। इसने कहा मैं जाया करूंगी। तो यहाँ इनका ना क्लैश थोड़ा सा शुरू हुआ। तो ईद की रात थी, तो ये फिर बोर हो रही कि मेरी बहनें आज जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तो ये ईद की रात को बगैर यासर को बताए अपनी बेटी को पकड़ा और ये दादी के घर चली गई। यासर को पता चला जब, तो वो भी फौरी तौर पे इसकी दादी के घर गया, तो वहां इसकी बच्ची तो घर में मौजूद थी जो सोई हुई थी, ये नहीं मौजूद। उसने इसको फोन किया कि फौरी तौर पे वापस आओ। वो जैसे वापस आई तो उसको लेके आया, तो इसको घर रखा। तो उसने फिर जिद कर दी कि मैंने अपनी दादी के घर जाना है। तो इस दौरान इनका झगड़ा इतना बड़ा कि यासर ने इसको पकड़ा और जोर से इसका सर जो है ना वो दीवार के साथ पटक दिया। वो इसके सर को चोट लगी, तो यासर ने इसको नहीं देखा और उस बच्ची को उठाया, बाहर से दरवाजे को लॉक किया और अपनी वालदा के घर चला गया।